हमारे सपने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्त? तो सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के, फिर हमारा जो स्टडी हो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चीज़ों को समझ सके और सिलेबस को ट्रैक करता हुआ हो, एक परफेक्ट नोट्स हो जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाए। और अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके। आज हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आंकड़ा है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से है, यानी जो गरीबी सूचकांक है बहुआयामी, जिसे नीति आयोग ने जारी किया है। ये 2015-16 से 2019-21 के बीच का रिपोर्ट है। पहला कंटेंट ये है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 13.5 करोड़ लोग वो हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं इस 5 वर्षों में। बिहार में वर्तमान में भी जो एमपीआई है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार ही है। 33.76% लोग यहाँ बिहार में गरीब है। इसके बाद झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश है। तो ये एक आंकड़ा है जो आपको हमें एग्ज़ाम के लिए याद रहनी चाहिए। सेकेंड आंकड़े पे आते हैं, और ये जो आंकड़ा है ये केवल इस बार जो बीपीएससी में बैठ रहे हैं या इस साल जो बीपीएससी से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। खैर, आते हैं अगले कंटेंट पे, जो है अप्रैल से जून के बीच का 2023 का जो निर्यात रहा है उसके ऊपर। तो अप्रैल से जून के बीच में जो एग्रीकल्चरल निर्यात हमारा रहा है वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा रहा है। इसके बाद यूएई, नीदरलैंड और चाइना है निर्यात में, एक्सपोर्ट में। और इंपोर्ट की बात की जाए यानी आयात की बात की जाए तो चाइना सबसे आगे है, फिर रसिया, यूएसए, यूएई। अर्थात अभी भी जो हमारा सामान है जो निर्यात हो रहा है वो यूएसए में ज़्यादा हो रहा है, और आयात जो है वो चीन में ज़्यादा, चीन से आयात हो रहा है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको इंपोर्ट का ही जो इंडेक्स है, नीति आयोग इसको सजा रही कि कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के लिए कहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो इसमें इन लोगों ने तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और लैंडलॉक क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों को रखा है। तो तटीय क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है, ये याद रखिएगा, जारी किया है नीति आयोग ने। तटीय क्षेत्र में जो हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि ये तटीय क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र का बात किया जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के टॉप 3 में है निर्यात के लिए। लैंडलॉक की बात किया जाए तो हरियाणा है सबसे आगे, और फिर तमिलनाडु है। यहाँ इसमें बिहार का रैंकिंग 22nd रहा है, ये याद रखिएगा। इवोल्व, यहाँ आपको अगला जो कंटेंट है इवोल्व, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ा हुआ है इवोल्व। तो ये सिडबी ने इवोल्व को शुरू किया है। यहाँ एक कंटेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिए, जैसे कि जामनगर, सूरत और मुंबई डिस्ट्रिक्ट, ये जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। खैर, वापस आते हैं इवोल्व में। तो सिडबी है, इसको सिडबी के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और टारगेट है 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लाना, ये याद रखिएगा। सिडबी जो है वो इसको सहायता प्रदान कर रहा है, और 2030 तक ये 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लाना है। इवोल्व में आपको कई बार EV30 at 30 ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो इसका अर्थ यही है, इवोल्व मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे, और वो 2030 तक आ जाएंगे, ये है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब अगला है LPI के ऊपर। तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं LPI है क्या। और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इवोल्व याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए है। एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है EV30 at 30 इसका क्या अर्थ है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो 2030 तक 30% हो जाएंगे हमारे मार्केट में। अब आपको अगले कंटेंट पे ले चलते हैं, जो कि है LPI 2023। LPI जो है ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करती है। और इसमें ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करती है, इसमें अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग पे कौन से देश है सबसे बेस्ट में, तो ये सिंगापुर है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने LPI जारी की है 2023, जिसमें सिंगापुर नंबर 1 पे है।
इसके बाद फिनलैंड आता है, फिर अन्य देश है। भारत का स्थान इसमें 38वां है। भारत को जो पॉइंट मिला है वो 3.4 मिला है। और आपको ये याद रखना है कि इसमें LPI को जिसने जारी किया है वो वर्ल्ड बैंक है, और जो भारत का स्थान है वो 38 है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 3.4 मार्क्स मिला है भारत को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के मामले में। नीचे अब इसके अगले कड़ी पे आते हैं। नेक्स्ट जो है FTP आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये FTP का फुल फॉर्म है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये याद रखिएगा। FTP हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी विदेशों के साथ हमारा कैसा व्यापारिक नीति रहेगा। ये लॉन्च कब हुआ था? तो 31 मार्च 2023 को। निर्यात का जो टारगेट जो निर्यात है वो हम लोगों का 760 अरब डॉलर है। 1 अप्रैल 2023 से ये काम करना शुरू कर रहा है, जो 2030 तक इसको टारगेट है 2 ट्रिलियन डॉलर में बदलने का। ठीक है, इसके तहत जो जिन चीज़ों का निर्यात किया जाएगा उसको स्कोमेट कहा गया है। ये जो है इसमें आपको दोनों, यानी कि जो हमारा सेवा क्षेत्र और जो वस्तु क्षेत्र है, दोनों मिला के 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करना है। अब इसमें आते हैं स्कोमेट पे। ये जो स्कोमेट है इसका फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिएगा। इसमें स्पेशल केमिकल्स आता है, ऑर्गेनिजम्स है, मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है और फिर टेक्नोलॉजी है। इन चीज़ों का निर्यात किया जाएगा, ये याद रखिएगा। कुछ स्पेशल केमिकल्स इसके अंतर्गत आएंगे, ऑर्गेनिज्म है, मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है और टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो है स्वीट रिवोल्यूशन। जो हमारे यहाँ मीठी क्रांति चल रही है 2017 से, ये इसको प्रारंभ किया गया है, ये प्रारंभ हो चुकी है। नंबर 1 में इसमें उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल, पंजाब और फिर बिहार का स्थान आता है, यानी चौथे नंबर पे बिहार है, ये याद रखिएगा। चौथे नंबर पे इसमें बिहार है। MSME का जो एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट इसको कहा जाता है। इसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे लोग सर्वाइव करने के लिए और या किस तरह के लोग संपत्तियों के लिए आश्रित है। तो ये जो है ये बताता है कि 1% लोगों के पास 40% लोगों की संपत्ति है। अब आगे आते हैं। यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक की तरफ से। इसके हिसाब से इसने जो मेन जो काम किया है वो किया है MSME पहल के ऊपर। इसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग, मतलब उद्योगों का लगना और स्पीड पकड़ना, इस मामले में MSME के परफॉर्मेंस को इसने रिपोर्ट किया है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड इसकी बात की है। एस्पायर ASPIRE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग ये जो MSME से जुड़े हुए पहल है, बस इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक है रैम, एक ये होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, एक है CGFT MSE जो सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट एंड फंड है, और MSME पहल से ही जुड़ा हुआ एक है एस्पायर ASPIRE एस्पायर। फिर एक है MSME प्रतिस्पर्धा के लिए लीन लाया गया है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन बने। आगे आते हैं हम लोग। एक और आपको जो है वो है स्फूर्ति और लोन इन 59 मिनट्स, ये दो देख लीजिएगा। ये भी थोड़ा चर्चे में रहा है, हालांकि ये सब मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। रुपये में व्यापार से जुड़ा हुआ जो है वो जुलाई 2022 में RBI ने अनुमति दी रुपये में व्यापार के लिए। दिसंबर 2022 में रूस से पहला समझौता हुआ था रुपये में व्यापार के लिए। और ये जो है SRBAS, तो ये जो है ये वोस्ट्रो खाता के बारे में बात करता है। ये किस प्रकार का खाता होता है? तो ये खाता होता है जहाँ पैसा रख करके उसको रुपये में कन्वर्ट करके और फिर आप व्यापार कर सकते हैं, वो ये होता है वो वोस्ट्रो खाता। अभी तक अगर पूछे कि कितने देशों के साथ इस व्यापार को रुपये के साथ व्यापार करने के बारे में सहमति बनी है, तो 18 देश, याद रखिएगा। अब ये आते हैं हम लोग RBI के एक रिपोर्ट पे। RBI का एक रिपोर्ट है, मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट है 2022-23 का। इसमें इन्होंने ग्रीनर और क्लीनर इंडिया की ओर, ये इनका मेन विषय वस्तु था जिस पर इन्होंने चर्चा किया है, जिसमें आपको फेम लाया गया है, FMAE लाया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए है।
SATAT यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देना, ये चीज़ है। अब आगे जो कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर के दृष्टि से, आपके BPSC प्रीलिम्स के लिए। भारत में कपास के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ये याद रखिएगा। भारत में जो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और निर्यातक, इनको देखा जाए तो भारत जो है वो चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। अब एक और है जो है E20%। इस ऐसा अगर लिखा हुआ मिले तो इसका क्या अर्थ है, तो ये जो E20% है इसका मतलब होता है कि इसमें इथेनॉल 20% है और 80% पेट्रोल है, ये याद रखिएगा। E20% का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का होना, ठीक है। नेक्स्ट, 15 जून को पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये विषय वस्तु था। सो ये याद रखिएगा, 15 जून को पवन ऊर्जा का जो दिवस था वो मनाया गया और थीम था पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो आगे है, ये रेमिटेंस रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का। इसमें क्या होता है, विदेशों में रहने वाले जो पैसे देश में भेजे जाते हैं उसी को रेमिटेंस रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। विश्व बैंक ने इसे जारी किया है और इसमें भारत नंबर 1 पे है, यानी कि विदेशों से पैसा मंगाने, विदेशों से जो पैसा आता है उसमें भारत नंबर 1 पे है। जैसे कोई भारतीय बाहर रह के काम कर रहा है और वो पैसा भारत भेज रहा है, ऐसे में भारत नंबर 1 पे है रेमिटेंस रिपोर्ट के अनुसार से। भारत दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 पे आ गया है, मिल्क प्रोडक्शन में, ये याद रखिएगा। 5th GST काउंसिल की जो बैठक थी, इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पे 28% का टैक्स लगाया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिनिमम इनकम गारंटी ये देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। फ्लोटिंग स्टोर जो अमेजन इंडिया बना रहा है, डल झील पे बन रहा है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, इसमें भारत शामिल हुआ है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में अब भारत भी शामिल हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और जो कुछ कंटेंट है इसको देख लिया जाए। नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स 23। इंटरनेशनल जो है प्रतिस्पर्धा जो चलती है इसका सूचकांक है। तो इंटरनेशनल में जो मनी और इस सब डीलिंग में जो आता है, इसमें रैंक का जो बात किया जाए तो भारत का स्थान 40वां है। डेनमार्क, आयरलैंड ये सब टॉप पे लीड कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो गोवा का पर कैपिटा इनकम सबसे बेहतर है, उसके बाद सिक्किम है, फिर दिल्ली है, जबकि सबसे बुरा में बिहार है, उत्तर प्रदेश और उसके बाद झारखंड है। तो ये याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम का जो है। GSDP देखा जाए, अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु। इधर अगर न्यूनतम में देखा जाए तो मिजोरम, आंध्र प्रदेश और फिर नागालैंड आता है। सबसे ज़्यादा कारखाना अगर पूछा जाए कहाँ है तो वो तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा MSME उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु आती है। चीनी मिल की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। जबकि चीनी उत्पादक अगर पूछता है तो फिर उत्तर प्रदेश टॉप पे है और महाराष्ट्र जो है वो टॉप सेकंड पे आता है। ऑपरेशनल सेज की बात की जाए तो इसमें आपको तमिलनाडु है जो ऑपरेशनल सेज में आता है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जो व्यापारिक प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा रहा है, इसमें तमिलनाडु है। सर्वाधिक निर्यातक राज्य की बात की जाए तो ये गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र आते हैं और फिर तमिलनाडु आते हैं। भारत के 10 बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन कौन से हैं? तो 2022-23 के लिए 10 बड़े व्यापारिक भागीदार देश में USA है, चीन है, UAE है, ये टॉप 3 हम लोग को याद रखना है। जबकि भारत से निर्यात और आयात दोनों देखा जाए तो भारत से निर्यात में USA है टॉप पे, फिर UAE है, फिर चाइना है। जबकि भारत मंगाता है यानी आयात किससे करता है तो इसमें नंबर 1 पे चाइना है, फिर USA है, फिर UAE है। सबसे अधिक FDI की बात की जाए तो सबसे अधिक FDI सिंगापुर, मॉरिशस, USA और UAE ये रैंक पे है। सबसे ज़्यादा FDI की बात की जाए तो ये याद रखिएगा, सिंगापुर, मॉरिशस, USA और फिर UAE। बढ़ते हैं अगले कंटेंट पे। FDI किस क्षेत्र में आ रहा है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आ रहा है। सबसे ज़्यादा निर्यातक जिला कौन है अगर पूछा जाए तो ये
गुजरात से है, जामनगर, सूरत। सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात किससे कर रहा है, तो रूस से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात हो रहा है। फिर सऊदी अरबिया है और इराक है। सबसे ज़्यादा बिजली की खपत अगर देखा जाए तो इसमें रैंक 1 पे चीन है, अमेरिका और फिर भारत है। तीसरे नंबर पे आ गया है सबसे ज़्यादा बिजली खपत में भारत, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किसके पास है, तो यह अमेरिका के पास है, फिर फ्रांस और चीन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कृषि उत्पादों से लेकर के कुछ जो कंटेंट है इनको देखते हैं। कशिजावाकी एक करीवा होता है, जापान इसमें लार्जेस्ट है। अब आते हैं कृषि उत्पाद में, जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कृषि उत्पाद में सबसे पहले आता है चावल, तो वेस्ट बंगाल है टॉप पे, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब है। जबकि कंट्री की बात की जाए तो चाइना और भारत है। गेहूं में यूपी है टॉप पे और चाइना है सेकंड टॉप पे। मक्का में कर्नाटक है टॉप पे, और कंट्री की बात की जाए तो यूएसए है टॉप पे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं, जैसे कि चावल में विश्व में प्रथम है चीन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर गेहूं के लिए चीन और भारत में उत्तर प्रदेश, मक्का के लिए अमेरिका, कर्नाटक, दलहन के लिए भारत टॉप में है, ये याद रखिएगा। दलहन, जूट और दूध, इसमें भारत टॉप पे है। तो ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से बनने की संभावना है। दलहन, जूट और दूध उत्पादन में भारत टॉप पे है। बाकी अन्य उत्पादन में जिसमें जैसे कि रबड़ हो गया, थाईलैंड है, तो फिर केरल है भारत में। सूरजमुखी में यूक्रेन है, तो फिर कर्नाटक है भारत में। कॉफ़ी में विश्व स्तर पे ब्राज़ील है, तो भारत में कर्नाटक है। दूध में भारत है नंबर 1 पे, और भारत में नंबर 1 पे राजस्थान है, ये याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा आप डाटा को चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की बात हो रही है, तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे यूएस ट्रिलियन में, तो यूएसए है नंबर 1 पे, भारत का स्थान 5वां था। मेजर पोर्ट्स हम लोग देखेंगे, इसके पहले एक्सपोर्ट डाटा एक बार देख लिया जाए। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए और 2022-23 के लिए ग्रोथ को नीचे रेड कलर में दिखाया जा रहा है। तो आपको 442 रुपया था मर्चेंडाइज में। यहाँ जो ग्रोथ है वो डॉलर बिलियन में है, आप ये देख लीजिएगा। सो 447.65 है अभी के लिए। सर्विस सेक्टर में ज़्यादा बड़ा उछाल है, 254 से 322 पे पहुँचा है। तो 6.03% है मर्चेंडाइज में, और सेवा में 26.79% का इजाफा या वृद्धि देखने को मिला है। सो ये एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर मेजर पोर्ट्स इन इंडिया देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्ट की बात की जाए, पश्चिमी तट की, तो कांडला गुजरात, फिर मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, फिर मोरमुगांव है। ईस्टर्न में बात किया जाए तो हल्दिया पश्चिम बंगाल, पैराडीप उड़ीसा और विशाखापट्टनम है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ऐसे ही और कंटेंट आपके साथ कुछ पिक्चर्स के ज़रिए शेयर करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार मिनरल्स जो भारत में है उनका क्या, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट को। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख रहे होंगे कि 2017-18 से जो यहाँ पे आंकड़ा उठाया गया है, और ये आंकड़ा लिया कहाँ गया है, तो ये हम लोग जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है वहाँ से लिया गया, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 का है। आप एक बहुत बड़ा उछाल यहाँ देख सकते हैं 2021-22 के दौरान। जो मिनरल प्रोडक्शन रहा वो 19 स्टेट में मिला करके 97.04% के जैसा पाया गया, जो केवल 7 राज्य में था। तो 97.04% हम लोग का जो खनिज है वो 7 राज्यों से मिला, जिसमें उड़ीसा 44% के साथ है, छत्तीसगढ़ 17%, राजस्थान 14%, कर्नाटक 13%, झारखंड और मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो आप इस पर एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट काम कर सकता है। 2-3 बार आप इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा कोई मेहनत आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस ये इतना दूर आप याद रखिएगा। सो ये है आपका जो हमारे यहाँ मिनरल्स वगैरह का हुआ है, वो ये ओवरऑल है। द स्टेट्स विच हैव इंडिकेटेड एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन आर ओडिशा 94.89%, झारखंड 90.18%, कर्नाटका 62.22%, छत्तीसगढ़ 60.88%, महाराष्ट्र 59%, मध्य प्रदेश 21% एंड बिहार जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है 21.59% की वृद्धि जो है वो मिनरल प्रोडक्शन में देखने को मिली है।
तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले कंटेंट पे चलते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है एज पर वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और गोवा में गिरावट देखने को मिली है। फिर हम लोग आते हैं, यहाँ एक कंटेंट है ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 58.54% है, और वहीं पे पब्लिक सेक्टर का जो है वो 41.46% है। 77713 करोड़। ये आपसे इतना डिटेल्स में आंकड़ा नहीं पूछना चाहिए, बस आप इसको एक बार देख सकते हैं। जबकि यहाँ पे है 55034 करोड़। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें आपको पब्लिक सेक्टर के लिए गोल्ड और 94.39% के साथ था। ये भी एक पिक्चर्स है जो आपको आपके पास होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन एंड रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल मिनरल्स एंड मेटल्स 2020 का ये रिपोर्ट है। तो बॉक्साइट में भारत का जो स्थान है वो छठा है, क्रोमाइट में चौथा है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन और में चौथा है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और मेटल्स में जिंक का है आपको, जिंक, लीड, स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम में थर्ड रैंक पे है इंडिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं अपने पास, जो बहुत हेल्पफुल होगा। ये छोटे छोटे जो कंटेंट है यहाँ से प्रायः प्रश्न बनते हुए दिखते हैं। एक बार इस रिपोर्ट को हम लोग जूम आउट करके भी देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट एट 22.49 मिलियन टन्स इन 2021-22 increased by 10.37% compared to the previous year for major companies, namely नाल्को 33.12%, उत्कल फिर इनका परसेंटेज दिया गया है। तो ये ओवरऑल दिखा रहा है कि किस तरह से हम लोग का जो प्रोडक्शंस है वो मिनरल्स में अलग अलग क्षेत्र में कैसा रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूटेड 56.83% और राजस्थान 43 पे है। सो ये वो इम्पोर्टेंट कुछ डाटाज है जिसको आप अभी तो वीडियो में सुन ही रहे हैं। ऐसे आप इसको केवल एक स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ऑलमोस्ट द इंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन और 98.62% जो लॉयस्ट है वो उड़ीसा से आ रहा है, 98.62%। देन द नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़ 53.82, कर्नाटका 16.27। तो ये है वो मोर और लेस जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इस पे, नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। आयरन और 98, ये आप इसको जो मेंशन किया जा रहा है ना, इसको आप ज़रूर से ही याद कर लीजिएगा। इतना कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 द प्रोडक्शन ऑफ लीड कॉन्सेंट्रेट एट 368,000 टन्स, जो जबकि डिक्रीज्ड हुआ है। यहाँ हम लोग ऊपर ये जो कॉलम है इसको एक बार देख लेते हैं। कर्नाटका वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर, जो मैं अभी बता रहा था, गोल्ड अकाउंटिंग में 99.07% में। 21-22 की बात की जाए तो लीड का जो कॉन्सेंट्रेटेड लीड जो यानी सीसा जो मिलता है वो घटा है। हालांकि राजस्थान अकाउंटेड फॉर द इंटायर प्रोडक्शन ऑफ लीड कॉन्सेंट्रेट एंड जिंक, तो ये याद रखिएगा, राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन वाज एट 393 मिलियन टन्स इस ईयर में रहा है। और आप चूना पत्थर की बात करें तो इसके जो रैंकिंग्स है, ये रैंकिंग सब केवल आप याद रखिएगा। अगर आंकड़ा एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं भी याद होता है तो आप रैंकिंग के हिसाब से उसको या तो अरेंज करने के लिए दे देंगे या फिर पूछ लेंगे, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा बता पाना। तो इधर ये याद रखिएगा। मैग्नीज़ का अगर हो तो फिर मध्य प्रदेश है सबसे आगे, मैग्नीज़ में मध्य प्रदेश, लौह इस्पात में उड़ीसा। इधर की ओर माइनर मिनरल्स में आते हैं तो तेलंगाना का बहुत बड़ा रोल रहा है। राजस्थान सेकेंड प्लेस पे है 19.08% के साथ, तेलंगाना 21.79% के साथ माइनर मिनरल्स को अवेलेबल कराया है या माइनर मिनरल्स में इनका योगदान रहा है। अब हम लोग कुछ रैंकिंग भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक सिनारियो हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों का मिनरल रिच स्टेट्स है इनका। ये जूम आउट करने के बाद जो फिगर बनता है, आंध्र प्रदेश जो है वो इसके पास रिपोर्टिंग माइंस 108 है। ये सिनारियो है हमारा मिनरल रिच स्टेट्स का। यहाँ पे वो दिखाया गया है कि स्टेट्स में जो कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनी और किस तरह से कार्य वहाँ हो रहे हैं, कंट्री के प्रोडक्शन में उनका क्या योगदान रहा है।
ये यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि आप स्टेट वाइज देख सकते हैं। अब यहाँ राजस्थान पे आप एक बार फोकस कीजिए तो आपको दिखेगा कि राजस्थान में जो लीड एंड जिंक है ये 100% राजस्थान ही दे रहा है। तो ये आप याद रखिएगा एक चीज़। बिहार बिहार का जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे, तो ये स्थान बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ ब्लैंक ही रह गया है बिहार के लिए। झारखंड को अगर आप देखिए तो ये आयरन और 10% दे रहा है, बॉक्साइट 8% और प्राइमरी गोल्ड 1% ये झारखंड से है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। अभी हम लोग रैंकिंग के आधार पर भी देख लेते हैं कि किस राज्य का क्या योगदान रहा है अलग अलग मिनरल्स के क्षेत्र में। उड़ीसा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बॉक्साइट 73%, लौह में भी हम लोगों ने देखा कि इसका जो उत्पादन है वो बहुत आगे था। तो उड़ीसा बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है हम लोगों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। कर्नाटका जो है वो गोल्ड्स के लिए और फिर गोल्ड प्राइमरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। मध्य प्रदेश डायमंड के लिए 100% है, ये याद रखिएगा। इसके बाद कॉपर और वगैरह के लिए 68% है। ओवरऑल इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा इसका जो स्क्रीनशॉट्स है वो लेकर के, अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो। खैर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ रैंकिंग है जो आप याद कर सकते हैं। शीर्ष 3 पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु है। इसके पहले एक बार इस बॉक्स को देख लेते हैं, जहाँ 1947 में 1400 मेगावाट था, तो वहीं अब ये बढ़कर एक 4,10,339 मेगावाट हो गया है 31 दिसंबर 2022 तक। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बिजली में योगदान है वो तापीय ऊर्जा का है, ये याद रखिएगा 57.5%। अब हम लोग उस रैंकिंग वाले क्षेत्र को भी देख लेते हैं, और सबसे कम में नाभिकीय ऊर्जा रहा है। अब इधर आते हैं हम लोग रैंकिंग पे। शीर्ष 3 जल शक्ति स्थापन क्षमता वाले राज्य जो है, जल शक्ति स्थापन क्षमता वाले राज्य, पंजाब रिकॉर्ड पे है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। शीर्ष 3 जल विद्युत संस्थापित क्षमता वाले देश की बात की जाए तो देश में चीन है, ब्राज़ील है और कनाडा है, जबकि भारत का स्थान 6th है, भारत 6ठे नंबर पे आता है। इधर की ओर कुछ और है जो हम लोग कंटेंट को देख सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्य की बात किया जाए तो नंबर 1 पे राजस्थान है सौर ऊर्जा के लिए, फिर गुजरात है, कर्नाटक और तमिलनाडु। देश की बात की जाए तो चीन, यूएसए, जापान, भारत का स्थान 5वां है। विद्युत उत्पादन की जो स्थापित क्षमता है उसको इस कंटेंट में दिखाया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप देख सकते हैं। तापीय विद्युत, फिर जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत और नवीकरणीय विद्युत स्रोत, ये यहाँ पे परसेंटेज में दिखाए गए हैं। कुल जो स्थापित क्षमता है वो दिखाए गए हैं, और किसका किस तरह से प्रदर्शन रहा है आप वो इसमें देख सकते हैं। इसको आप इसको आप एक स्क्रीनशॉट्स ले करके अपने हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं, जितना इसमें से याद हो जाए। अभी ऐसा नहीं है कि इसके सारे प्रश्न ही हम लोग आज एक दिन में याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जितना संभव हो पा रहा है उसको आप याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तो है ये सभी। ये तो है कि इसमें से एक तो क्वेश्चन देखने को मिले, डायरेक्ट 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और केंद्र क्षेत्र का क्या योगदान है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपके काम आने वाले हैं, आप इसको ले लिए होंगे। और ये वो पिक्चर्स वगैरह थे, नीचे स्रोत भी डाल दिया गया है कहाँ से इसको लिया गया है, जैसे कि विद्युत मंत्रालय से लिया गया है, या जो विदेश के भी थे उनको भी IRENA यहाँ से लिया गया था। तो स्रोत भी आपको नीचे दिखाया जा रहा है, जिससे कि आप ये आश्वस्त हो जाए कि ये सब ऑथेंटिक जानकारी आपको अवेलेबल हुई है। अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ रिपोर्ट जो है वो IMF की पब्लिश्ड रिपोर्ट को लिया गया है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक लिस्ट जो होता है, इसका इकोनॉमिस्ट आउटलुक वगैरह इन सब को देखा गया है। खैर तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इस चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि 2023-24 में जो भारत का मेन जो बजट रहा है, इसमें सोर्स कहाँ से है आने का और फिर क्या किस रूप में खर्च हुए हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो अगर आप जब इनका स्क्रीन्स वगैरह ले लेते हैं, और ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, आप इसे एक बार जस्ट देख लीजिएगा। हालांकि
बजट वाले वीडियोस में इसके ऊपर चर्चा हुई है, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। रुपया जा कहाँ रहा है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इंटरनेट पेमेंट्स पे 20%, इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, पेंशन पे 4% खर्च हो रहा है। फिर स्टेट शेयर जो है वो 18% है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से जा रहा है ये तो याद रखिएगा, भारत का अभी भी इनकम का बहुत बड़ा पैसा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, लगभग 20%। इसके बाद स्टेट्स वगैरह का जो टैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो ड्यूटीज़ वगैरह देना होता है वो 18% होता है। IMF ये सब रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट IMF ही प्रस्तुत करती है, ये याद रखिएगा। और जो आंकड़ा बनते हैं वो इसी के ऊपर बनते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है डेट्स वगैरह पूछ देता है किसी योजना का, तो वो देख लेते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। इसके ऊपर जो लाया गया था 24 फरवरी 2019 को, इम्प्लीमेंटेड हुआ 1 दिसंबर 2018 को। उद्देश्य आप जानते हैं, 2000 की 3 किस्तें दी जाती है किसानों को, यानी साल में 6000 रुपया उपलब्ध कराया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सभी लोगों का मिला हुआ है। ये लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात को बढ़ाना, ये जो गैप है इसको कम करके सेक्स रेशियो को बढ़ाना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें ये याद रखना है कि ये इनिशियली जो इम्प्लीमेंटेड है वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी और उसके बाद में ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY अप्रूव हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसमें पहले के जो 3 स्कीम थे उसको मर्ज करके PMKSY बनाया गया था। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, तो इन सब को मिला करके बनाया गया था। टारगेट क्या है, तो एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, पानी का दक्षतापूर्ण यूज हो और सिंचाई को महत्व दिया जाए, इसके लिए इसको बनाया गया था। सॉइल हेल्थ केयर के लिए भी स्कीम आया गया था, नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लॉन्च किया था 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पे मिट्टी के क्वालिटी को जांच किया जाता है और उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है। स्लोगन था स्वस्थ धरा खेत हरा, ये याद रखिएगा। तो ये सब वो कुछ इम्पोर्टेंट वो थे, क्या कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जो हमने आपके साथ साझा किया। एक और स्कीम देख लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते स्कीम। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 16 अक्टूबर 2014 में और उद्देश्य था लेबर्स लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगे हुए हैं, इनके जीवन में उच्च स्तर को लाने के लिए। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को, ये तो याद ही रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। इसके बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमारा लास्ट कंटेंट है, देख लेते हैं। तो मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% है, FM रेडियो में 49%, प्रिंट मीडिया 26%, बैंकिंग सेक्टर में 74%, मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% और अधिकतर जो सेक्टर इसके अलावा जो बच जा रहा है इसमें ऑलमोस्ट 100% ही कर दिया गया है FDI का प्रवेश होना। एक और लास्ट हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश से। टैगलाइन था स्वच्छ इंडियन बेहतर जीवन। प्रोवाइड कराना था क्लीन फ्यूल को, स्वच्छ फ्यूल को प्रोवाइड कराना था। फिनेंस असिस्टेंस जो है इसमें 1600 रुपये का प्रोवाइड कराया जाता है BPL फैमिलीज को, कैश असिस्टेंस LPG लाने के लिए।